Let's crack Bihar exam. Welcome to Unacademy BPSC, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं सुजीत, मैं आपको करा रहा हूँ पॉलिटी। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। राज्य के विधानमंडल का हम लोगों ने अध्ययन किया, और विधानमंडल का जो एक पहला पार्ट है विधान परिषद, उसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ लिए। विधान परिषद पढ़ने के बाद विधानसभा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो राज्य के कार्यपालिका के बारे में, डैट मीन्स राज्यपाल के बारे में। हम लोगों ने जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ा था, और सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र के कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, केंद्र के विधायिका के बारे में पढ़ा। उसी तरह से आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो राज्य के कार्यपालिका के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो राज्य के कार्यपालिका का तात्पर्य क्या है? जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जो लागू कराते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्यपालिका। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए इस देश में कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, तो देश में राष्ट्रपति होते हैं। और अगर राज्य में पूछा जाए कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, तो राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। अगर विधायिका पे पूरी तरह नियंत्रण है तो देश में विधायिका का प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य में विधायिका का जो प्रधान होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्यपाल भी एक कार्यपालिका नाम मात्र का सिर्फ शासक है, पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम लोग एक सम्मान और प्रतिष्ठा का पद है। और राज्यपाल राज्य में सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करते हैं, केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ पे करते हैं? वो राज्य में। जैसे राज्यपाल का पद को आपको समझने के लिए एक सामान्य सा कंसेप्ट आप समझिए कि अगर आप एक बिजनेसमैन है, मान के चलो आपका एक हेड ऑफिस है दिल्ली में, और उसका कई ब्रांच भारत के कई राज्यों में आपने खोल कर रखा है। जब अलग अलग ब्रांच को भारत के अलग अलग राज्य में खोल के रखा है, तो हर ब्रांच को देखने के लिए एक मैनेजर की नियुक्ति आप जरूर करेंगे। तो उस मैनेजर को ना कहकर आप उसे राज्यपाल कह सकते हैं। उसी तरह भारत की संवैधानिक प्रक्रिया की रक्षा करने के लिए या संविधान को देखने के लिए जैसे राष्ट्रपति है, उसी तरह राज्यपाल का मुख्य कार्य जो राज्य में है सिर्फ ये देखना कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में पूरे प्रशासन चल रहा है या नहीं चल रहा है। और वो सिर्फ प्रतिनिधित्व, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यपाल। तो आज हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे राज्यपाल के विषय में। किसके विषय में? राज्यपाल के विषय में। और बहुत बार ऐसे समानता प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि वर्तमान समय में कौन सा कहाँ पे राज्यपाल हैं। तो ये तो बात का विषय है, लेकिन प्रारंभ में जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, राज्यपाल की पूरी फंक्शन को देखेंगे। राज्यपाल की नियुक्तियां कौन करते हैं, राज्यपाल के क्या क्या कार्य हैं राज्य में, और ये सब बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। राज्यपाल से कौन कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं भारतीय संविधान में, इन सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो राज्यपाल के बारे में, और हम लोग पढ़ रहे थे भाग 6। क्या पढ़ रहे थे? भाग 6। और भाग 6 में मैंने बताया था अनुच्छेद 152 से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। क्योंकि भाग 5 जो मैंने पिछले लेक्चर में किया था उसमें अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होके अनुच्छेद 151 तक जाके समाप्त हो जा रहा है। ये भाग 5 का है। लेकिन भाग 6 की जब बात करेंगे तो 151 से लेकर 237 अनुच्छेद 237 तक। और मैंने चर्चा किया था राज्य के विषय में कोई भी अनुच्छेद मुझे पढ़ना होगा तो हम जाके पढ़ेंगे भाग 6 में। और आज जो जैसे आप यहाँ पे देखे थे भाग 5 का जैसे ही प्रारंभ होता है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक, समानता 62 तक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया था। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। उसी तरह भाग 6 जैसे प्रारंभ होता है अनुच्छेद 152 से स्टार्ट होता है,
और ये जो अनुच्छेद 152 है इसमें राज्यपाल का मेंशन किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 153 में ये मेंशन किया गया है कि प्रत्येक राज्य को के लिए एक राज्यपाल होगा। भारत में हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 153 में। 152 में राज्यपाल का उल्लेख है, लेकिन भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है। तो ये काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 153 कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये कौन सा अनुच्छेद में? 153। लेकिन बाद में कुछ एक्सेप्शन भी आया। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें कहा गया कि 2 राज्य के लिए भी एक राज्यपाल हो सकते हैं, 2 राज्य के लिए भी एक राज्यपाल हो सकते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन अनुच्छेद 53 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होना अनिवार्य है, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होना अनिवार्य है। यह आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के कार्यपालिका के बारे में। और कार्यपालिका, राज्यपाल के कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 154 में। कौन से अनुच्छेद में है? 154 में। तो अभी मैंने आपको 3 अनुच्छेद के बारे में कराया है, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 154। ये 3 अनुच्छेद को आप समझ लेंगे। अनुच्छेद 152 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होना चाहिए। और अनुच्छेद 154 में राज्य के कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि राज्यपाल की क्या क्या कार्यपालिका शक्ति है। जैसे आप समझेंगे, मैं अभी चर्चा थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, जैसे आप समझेंगे कि जो सेंट्रल में, केंद्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, और कार्यपालिका शक्ति को देखा जाए अगर केंद्र में, तो केंद्र के तमाम अधिकारियों की जो नियुक्तियां हैं, जैसे आप देखें प्रधानमंत्री को शपथ दिलाना, पूरे मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाना, ये सारे कार्य देश में निर्वाचन आयोग जो है, संघ लोक सेवा आयोग है, महान्यायवादी हैं, इन सारे को शपथ दिलाने का जो कार्य है, ये कार्य है सेंट्रल में किसका? राष्ट्रपति का। उसी तरह भारत में, हमारे देश राज्य में, प्रत्येक राज्य में जो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं वो करते हैं कौन? राज्यपाल। जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हो, राज्य के मंत्रिपरिषद हो, इन सारे मंत्रियों को, जितने भी तमाम मंत्रियां हैं, सबको शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और ये अनुच्छेद 154 में ये बात मेंशन किया है कार्यपालिका शक्ति क्या क्या होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956, ये काफी महत्वपूर्ण है। 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वें संविधान संशोधन कब हुआ था? और यहाँ पे याद रखना, 7वां संविधान संशोधन में 7वीं अनुसूची को भी, 7वीं भाग, जो भारतीय संविधान का 7वां भाग है, उसको समाप्त भी किया गया था। भारतीय संविधान का जो 7वां भाग है वो 7वें संविधान संशोधन में ही समाप्त किया गया था। और दूसरा बात यह भी है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था किया गया है कि 2 राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। तो ये बात आपको पूछा जाएगा कि 2 राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कब आया है? 1956 में। कौन से संविधान संशोधन? तो 7वें संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में 2 राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। और जहां तक वेतन भत्ते की बात करें तो ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कि 2 राज्य के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो राज्यपाल, उनका वेतन भत्ता कितना होगा, ये निर्धारित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जब वो 2 राज्य का करेंगे, अगर वो एक राज्य का करते हैं तो ये वेतन भत्ता संसद के द्वारा पारित करके बनाया गया है कि कितना पेमेंट देना चाहिए। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं राज्यपाल की नियुक्तियां। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होता है? प्रारंभ में संविधान सभा में बहुत सारी समस्याएं आए थे राज्यपाल की नियुक्तियां को लेकर, लेकिन बाद में जो अंततः एक हल निकला कि राज्यपाल की नियुक्तियां राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। लेकिन बहुत सारे संविधान सभा के सदस्यों का मानना था कि राज्यपाल की जो नियुक्तियां हो वो डायरेक्ट हो, और इस पर सवाल उठाया भी गया कि डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा चुने जाए एक राज्य के राज्यपाल। लेकिन बात ये आया अंततः कि जब वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे तो किसी पार्टी से भी बिलोंग करेंगे, और इस तरह राज्यपाल का निस्वार्थ भाव नहीं रह जाएगा, सही से वो अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे।
और किसी पार्टी में रहने के कारण बहुत सारी की समस्या आएंगे और मुख्यमंत्री से विवाद की भी समस्या आते रहेंगे। इसलिए ऐसा बातों को नहीं रखा गया। बाद में जो अभी प्रावधान आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, किनको मनोनीत किया जाता है, अपने मन के अनुसार राष्ट्रपति चुनते हैं। कोई चुनाव या इलेक्शन नहीं होता है राज्यपाल के लिए। जस्ट वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो प्रत्येक राज्य में प्रेजेंट करते हैं अपने देश के राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपने विचार से जो उनके साथ उनको लगता है, राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति के विश्वासप्रद व्यक्ति हैं, उन लोगों को राज्यपाल पद के लिए प्रत्येक राज्य में नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का तात्पर्य क्या है कि जब तक चाहेगा राष्ट्रपति तब तक ही वो किसी भी राज्य का राज्यपाल रह सकता है। राज्यपाल को जो हटाना है वो बहुत सामान्य सा कार्य है। राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये आप समझेंगे। राज्यपाल को हटाने के लिए कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया भी नहीं है। आप देखते होंगे सामान्यतः जब हमारे देश में किसी अन्य पार्टी का, जैसे मान के चलो अभी आप देख रहे हैं भारत में जो अभी वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर मान के चलो आने वाले समय में कोई फिर से नए राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी का नियुक्त होते हैं तो आप देखेंगे उस समय देश में स्वतः बहुत अधिक मात्रा में राज्यपाल स्वतः ही त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें आने के बाद वो हटाएंगे ही, इससे अच्छा है कि हम त्यागपत्र ही दे देते हैं। तो जब एक राष्ट्रपति, जब अलग अलग पार्टी का बदलाव होता है तो उस समय हमारे देश में ऐसा देखने को मिलता है, बहुत अधिक संख्या में राज्यपाल के द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है अलग अलग राज्य में, ये आपको देखने को मिलेगा। और वो ये ज़्यादा तब देखने को मिलता है जब अलग पार्टी का, जैसे बीजेपी का है और फिर अगले साल बीजेपी की ही राष्ट्रपति बनेगा, अगले साल करने का मतलब इस टेन्योर के बाद, तो उस समय उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी की राष्ट्रपति बन जाए तो आप देखेंगे, क्योंकि वो उस राष्ट्रपति में एडजस्ट नहीं कर रहे हैं व्यक्ति, इसीलिए इन बातों को आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। मतलब जब तक राज्यपाल को एक राज्य में रखना चाहेंगे राष्ट्रपति तभी तक वो रख सकते हैं, जब मन करेगा तब हटा लेंगे। उनको हटाने का कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। पहले ऐसा सोचा गया था कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राज्य के विधानमंडल के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन संविधान सभा ने इस बातों को स्वीकार नहीं किया। संविधान सभा ने इस बातों को स्वीकार नहीं किया था, ये समझ में आ गया। हमारे देश में जो राज्यपाल का पद लिया गया है ये लगभग कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत किए जाते, क्योंकि कनाडा में भी प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को नॉमिनेटेड किया जाता है। उसी तरह भारत में भी कनाडा के तर्ज पर भारत में भी राज्यपाल को क्या करते हैं हम लोग, मनोनीत करते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अब कौन से राज्य के, जैसे मान के चलो आप बिहार का राज्यपाल नियुक्त हुआ है तो बिहार के ही उच्च न्यायालय के, बिहार के हाईकोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है। तो संबंधित राज्य के, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि राज्यपाल को कौन शपथ दिलाते, तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये आप समझ गए होंगे कि जो संबंधित राज्य, जिस राज्य में नियुक्त हैं उसी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय, ये भी आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे अब क्या क्या और भी देखना है। योग्यताएं, तो राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इन बातों को अभी हम लोग देखेंगे। सामान्यतः जो योग्यताएं भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए है वही है, कुछ थोड़ा सा अंतर है। जैसे अनुमोदक और प्रस्तावक की बात करें, ऐसी कोई प्रावधान राज्यपाल में नहीं है। लेकिन अगर आयु की बात करें तो वो 35 वर्ष, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, राज्यपाल संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं हो। आप समझ गए होंगे भारत का नागरिक हो कहने का मतलब, बहुत बार मैंने बता दिया है, नागरिक कहने का मतलब है किसी भी देश का व्यक्ति भारत की अगर नागरिकता ग्रहण कर लिया तो वो भारत का नागरिक ही माना जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। 35 वर्ष की आयु हो चुका हो, मतलब कम से कम 35 वर्ष, उससे अधिकतम कोई सीमा नहीं है। लेकिन न्यूनतम आयु राज्यपाल होने के लिए 35 वर्ष होना अनिवार्य है। तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष, किसी लाभ के पद पर ना हो, सरकारी लाभ। अब देखो पहले से वो मुख्यमंत्री हो सकता है,
पहले से वो किसी भी पद पर, राजनीतिक पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। अभी हम बात करेंगे राज्यपाल संसद विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना संसद का ना किसी विधानसभा का। कहने का तात्पर्य अगर है भी तो जिस दिन से वो राज्यपाल के पद को ग्रहण करेंगे उनसे पहले वो त्यागपत्र दे देंगे। एक साथ दोनों काम नहीं हो सकता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति भी रहे और किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी तरह राज्यपाल में भी प्रावधान बनाया गया है कि कोई राज्य किसी विधानसभा या संसद का, किसी विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। अगर पहले से वो है भी तो वो राज्यपाल की पद ग्रहण करने से पहले ही शपथ दे देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सामान्य सी योग्यताएं हैं जो एक राज्यपाल होने के लिए होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 156 में। अब देखिए, आप देखे होंगे अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है 5 वर्ष। आप देख रहे हैं ना, पिछले लेक्चर में आप पढ़े होंगे राष्ट्रपति वाले लेक्चर में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, उसी तरह एक राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्ष है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 156 में कार्यकाल है किसका, राज्यपाल का। अनुच्छेद 156 में किसका कार्यकाल का मेंशन किया गया है, राज्यपाल का। और अनुच्छेद 56 में किसका है, राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 56 में किसका है, राष्ट्रपति का है। और अनुच्छेद 156 में किसका है, राज्यपाल का है। तो आप समझ जाएंगे 156 डैट मीन्स राज्यपाल का कार्यकाल कितना दिन, अंतिम में 6 एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। कितने दिन के लिए, 5 वर्ष के लिए। आगे हम लोग चलते हैं, राज्यपाल की शक्तियां के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या शक्तियां हैं राज्यपाल का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्यपालिका। आपको दिख रहा होगा कार्यपालिका शक्तियां हम लोग देखेंगे। विधायी शक्ति हम लोग देखेंगे, विधायी शक्तियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी वित्तीय शक्तियां के बारे में पढ़ेंगे, न्यायिक शक्तियां के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः ये ज़्यादा जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हो तो उस समय ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कार्यपालिका शक्ति क्या है, न्यायपालिका न्याय से संबंधित शक्ति क्या है, वित्तीय शक्ति क्या है, विधायिक शक्तियाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, पहले भी मैंने चर्चा किया कि जो तमाम नियुक्तियाँ हैं कहाँ पे, राज्य में, वो सारे नियुक्तियाँ कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। ये कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देखेंगे राज्य के मुख्यमंत्री का, राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश का, आप देखिएगा राज्य के हाई कोर्ट का न्यायाधीश का नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। और ये कार्यपालिका शक्ति में पढ़ेंगे और न्यायिक शक्ति में पढ़ेंगे। ये दोनों में आप ये बातों को पढ़ेंगे। जैसे आप राष्ट्रपति में भी ये चीज़ देखेंगे, जब राष्ट्रपति का आप न्यायिक शक्ति पढ़ेंगे तो वहाँ होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना, वो वहाँ भी लिखा होता है। और जब राष्ट्रपति के आप कार्यपालिका शक्ति को पढ़ेंगे तो वहाँ भी रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम उच्च वर्गीय अधिकारियों की नियुक्ति करना। और उसमें ये भी लिखा रहता है स्पष्ट शब्दों में कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करना। उसी तरह ये लगभग एक ही चीज़ है सारी शक्तियाँ, लेकिन अलग अलग भागों में डिवाइड करके लिखा गया है। समझने के लिए सिर्फ शक्तियों को आप पढ़ लेंगे, इसको याद करना उतना ज़रूरी नहीं है। समानता आप याद करके रख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले तमाम मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, इन सारे अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत। अगर हम लोग विधायिक शक्ति की बात करें तो मैंने चर्चा किया था कि 1/6 भाग विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। 1/6 भाग कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और एक एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 के अंतर्गत, 331 के अंतर्गत 333 के अंतर्गत आप देखेंगे, एक मिनट, ये आप देखेंगे विधायी शक्तियां में। सबसे पहले विधायी शक्तियां में आप देखेंगे 1/6 भाग विधान परिषद में प्लस एक एंग्लो इंडियन आर्टिकल 333 के अंतर्गत, 333 के अंतर्गत एक एंग्लो इंडियन प्रत्येक राज्य के विधानसभा में नॉमिनेटेड किया जाता था। लेकिन 26 जनवरी 2020 को यह समाप्त कर दिया गया। किसी भी राज्य के विधानसभा में
कोई भी एंग्लो इंडियन को नॉमिनेटेड नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? और ये बिल खत्म हो गया है, ये पद भी समाप्त कर दिया गया है प्रत्येक राज्य में। और पहले भी था ऐसा कानून, अगर राज्य में एंग्लो इंडियन है तभी होगा, और जिस राज्य में एंग्लो इंडियन नहीं है उस राज्य में नॉमिनेटेड नहीं किया जाएगा। ये भी पहले से प्रावधान था, लेकिन अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। हमारे देश के लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन का जो कंसेप्ट था उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं वित्तीय शक्ति के बारे में। वित्तीय शक्ति कहने का मतलब है इमरजेंसी, राज्य के लिए कोई इमरजेंसी फंड हो, या किसी भी राज्य के विधानमंडल या विधान परिषद के द्वारा ऐसी प्रस्तावना दिया हो कि हमें राज्य में अधिक फंड की आवश्यकता है, तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति से सलाह मशुरा करने के लिए भेज देते हैं। और राज्य, ये सारी शक्तियाँ हैं वित्तीय शक्ति के अंतर्गत। न्यायिक शक्ति कहे तो आप देखते हैं जिला न्यायाधीश का ट्रांसफ़र करना, ये आप समझ गए होंगे, और न्यायाधीश को शपथ दिलाना, पदोन्नति करना, ये सारे काम हैं न्यायिक शक्तियाँ के अंतर्गत। और क्षमादान भी है, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 में क्षमादान करते हैं, उसी तरह राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान करते हैं। ठीक है, तो राज्य के अंतर्गत ही आर्टिकल 161 में राज्यपाल का क्षमादान है, जैसे 72 में राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। कुछ अनुच्छेद हैं, सारे अनुच्छेद को याद करना उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ अनुच्छेदों को हम लोग याद कर लेंगे और काफ़ी ये महत्वपूर्ण होगा। हम अनुच्छेद 53 की बात कर लिए थे। 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, ये मैंने चर्चा किया था पहले भी, और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 154 में हम लोग बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल, और ये एक नाम मात्र का शक्ति है सिर्फ, तो ये आप समझ गए होंगे। 155 में है कार्य राज्यपाल की नियुक्ति, तो किनके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और कौन सा अनुच्छेद में है, 155 में है, ये आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल है। अनुच्छेद 156 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल, और ये कितने दिनों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। कितने दिनों का होता है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। किसका कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 की बात करें, 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, जो आपको मैंने पढ़ाया कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, और संसद सदस्य या विधानसभा के या विधान परिषद किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इन सब का चर्चा किए थे, ये आर्टिकल 157 में मेंशन किया गया है। तो 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल, 154 में राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, 155 में राज्यपाल की नियुक्तियां राष्ट्रपति करेंगे, और 156 में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। 157 में बात करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, ये मेंशन किया गया है। 158 में राज्यपाल की कार्यालय के लिए दशाएं क्या क्या कार्य होंगे। 159 में राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण, तो ये मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम हाई कोर्ट के प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत शपथ ग्रहण करते हैं, यह आर्टिकल 159 में मेंशन किया गया है। 161 में क्षमादान है। 213 में है अध्यादेश। जिस प्रकार आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं राज्य में बिना विधान परिषद। अभी आप जरा समझेंगे, ये जैसे आप देखेंगे, ये जो पार्ट है विधानमंडल है, और एक है विधान परिषद जिसको हम लोग बोलते हैं MLC, और एक है विधानसभा जिसको हम लोग बोलते हैं MLA, और यहाँ पे गवर्नर रहते हैं। तो अगर बिना कोई कानून को विधान परिषद और विधानसभा पारित किए हुए गवर्नर पारित कर दे, उसको कहते हैं अध्यादेश, और वो आर्टिकल 213 में, कौन से अनुच्छेद में, 213 में, इसको समाप्त भी कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश को ये दोनों की सहमति के बाद समाप्त भी हो सकता है। समझ में। 233 में, अनुच्छेद 233 में है कि राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां करना। जिला न्यायाधीश में जो न्यायाधीश रहते हैं उसकी नियुक्तियां शपथ दिलाना, ये भी राज्यपाल का कार्य है। तो राज्यपाल का कार्य आपको समझ में आया होगा। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद जितने भी हैं ये भी बहुत डिटेल फॉर्म में आपको समझ में आ गया होगा।
अभी हम लोग थोड़ी सी आगे और भी चर्चा करते हैं कि वर्तमान समय में कौन कौन राज्य के कौन कौन से राज्यपाल हैं। सभी राज्य को तो याद करना संभव नहीं है, नॉर्मली एक दिन में आप रोज रोज देखेंगे अलग अलग कंसेप्ट से तो आपको समझ में आ जाएगा। मैप पे अच्छा से असेंबलिंग करके आप देखते रहेंगे। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ वर्तमान समय में जो बिहार के राज्यपाल है ये फग्गू चौहान जी, आप देख रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश के BD मिश्रा जी है और 3 अक्टूबर 2017 को इन्होंने पद ग्रहण किया है। 2 साल 249 दिन का कार्यकाल अभी तक हो चुका है। आप छत्तीसगढ़ के देख रहे होंगे अनुसुईया उइके को, ठीक है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट राज्य इस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। आसाम से आप देख रहे होंगे जगदीश मुखी जी हैं, आसाम से हैं। तो आप ये याद कर लेना फग्गू चौहान जी ये हमारे अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं और 29 जुलाई 2019 को इन्होंने पद ग्रहण किया है। अभी 315 दिन का कार्यकाल इन्होंने कर लिया है। आगे हम लोग देखते हैं त्रिपुरा में है रमेश बैस जी और ये त्रिपुरा के हैं। आनंदीबेन पटेल आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आप देख सकते हैं, आनंदीबेन पटेल जी हैं, ये यूपी के राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में। बेबी रानी मौर्य जी हैं, ये हैं आपका उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य, ठीक है। जगदीप धनाकर जी हैं, ये है वेस्ट बंगाल के जगदीप धनाकर जी और ये हैं वेस्ट बंगाल के। नॉर्मली आपको सिर्फ हम दिखाना चाह रहे हैं, आप नॉर्मली ऐसे याद कर लेंगे। बगल में जैसे हमारे बिहार के बगल में झारखंड है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये मुर्मू जी, तो ये झारखंड के राज्यपाल हैं। आप देख रहे हैं सत्येंद्र नारायण आर्या जी जो हैं ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल। ये जो इम्पोर्टेंट लगे आपको कि संबंधित नए टाइम में जैसे राज्यपाल क्या है ये देखिए आप 2019 में, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2018 में थोड़ा सा आप इसको स्विच कर सकते हैं, ये 2019 में इनको भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी, तो नॉर्मली ये उतनी संभावनाएं नहीं। करंट में जो राज्यपाल चेंज हुआ वो ज़्यादा संभावनाएं रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की। आगे हम लोग और भी बात करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सत्यपाल मलिक जी हमारे बिहार के ही पहले राज्यपाल थे, फिर जम्मू कश्मीर गए, फिर ये आ गए अभी गोवा में। तो ये देख रहे हैं 30 नवंबर 2019 को 218 दिन ये गोवा में, तो ये आप देख रहे होंगे सत्यपाल मलिक जी भी गोवा में चले गए अभी। तो इस तरह से आप देख लिए होंगे। आगे चलते हैं। जिनको भी प्लस स्पेशल क्लास करना हो अनअकैडमी प्लस पर, वो हमारे सब्सक्रिप्शन रेफर कोड सुजीत का प्रयोग करें, ठीक है। और 12 महीने का या फिर 24 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। मात्र आपको 7,560 रुपया लगेगा, 315 रुपये पर मंथ सब्सक्रिप्शन चार्ज। और अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6300 रुपया मात्र आपको लगेगा। तो आप देख सकते हैं ना, बहुत 2 साल बढ़ाने के लिए 1200-1300 रुपये आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लगभग 1200 रुपया। तो आपका 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आप सोच सकते हो कितने दिन के लिए मुझे सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो 8789459310। सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे और भी बात करते हैं हम लोग कि आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। और अगले लेक्चर को हम लोग बहुत ही डिटेल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। चलिए।